बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस नशिस्त में हम कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोचेस ये पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल साइंसेज के में सबसे ज़्यादा इत्तलाक व इस्तेमाल इन्हीं अप्रोचेस का होता है। तो इससे कबल हम क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच पर बड़ी सीधासल बहस कर चुके हैं। आज हम कंपैरेटिव और ट्रेडिशनल अप्रोच पर गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल हम पॉलिटिकल साइंस और आईआर में रिसर्च का जो मिजाज है, तहकीक और तजस्सुस की जो तारीफ है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर चुके हैं। तो जो बुनियादी तौर पर सोशल साइंसेस में रिसर्च बाय पर्पस होती है, तो दो टाइप्स इसमें देखते हैं। बेसिक रिसर्च थ्योरी को डेवलप करने या एग्जिस्टिंग थ्योरी में तरमीम या नई थ्योरी देना इसका मकसद होता है। अप्लाइड रिसर्च में हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, उसका इत्तलाक होता है और उसके बाद उसके नताइज की बुनियाद पर हम नए उसके हल, मसाइल जो हैं उनका हल तलाश करते हैं। कंपैरेटिव और ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसकी बुनियाद अरिस्टोटल के ज़माने में रखी गई कि अरस्तु ने 122 शहरी रियासतों के दसातीर इकट्ठे किए और उसके बाद बादस तजज़िया नए दस्तूर डेवलप किया जो उसके नज़दीक सिटी रियासतों के लिए बेहतरीन हो सकता था। ट्रेडिशनल अप्रोच और कंपैरेटिव अप्रोच दो अप्रोचेस मुरव्वज रही। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में रॉयसी मैक्रिडस ये लिखते हैं कि ये अप्रोच अपने मिजाज के एतबार से पैरोकियल, मोनोग्राफिक और डिस्क्रिप्टिव है। दूसरी इसमें इस अप्रोच में फॉर्मलिस्टिक और लीगलिस्टिक ये है और उन्हीं इदारों का अहाता करती है जो हुकूमत और रियासत के कानूनी और फॉर्मल दायरे में आते हैं। इसमें इसकी जो कमजोरियां हैं, उनके नज़दीक पहली कमजोरी ये है कि इस रिसर्च के जरिए से थ्योरी डेवलप करना या थ्योरी को टेस्ट करने के मौके बहुत कम हैं। और उसके बाद दूसरी चीज कि रियासत के फॉर्मल और लीगल इदारों के अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सियासी अमल को मुतासर करते हैं या सियासी अमल को कोई जहत देते हैं। इनमें पॉलिटिकल कल्चर्स, पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिकल फंक्शंस वो मौजूद होते हैं जो ट्रेडिशनल रियासत में इनका अहाता मुमकिन नहीं था। और तीसरी इसकी कमजोरी ये थी कि ये वेस्ट तक, मगरब तक महदूद थी और बिलखसूस मगरबी यूरोप के ममालिक इसके दायरा कार में आते थे। इनकी इन कमजोरियों की बुनियाद पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कंपैरेटिव अप्रोच की बुनियाद रखी। इसके सबसे पहले आथर जो है वो डेविड ईस्टन है। 1917 में पैदा हुए, 2014 में इनका इंतकाल हुआ। डेविड ईस्टन ने अपने इल्म की बुनियाद या अपनी तहकीक की बुनियाद या अपने तहकीक व तजस्सुस की जो बुनियादी वो
इशू था वो सिस्टम थ्योरी थी, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम थ्योरी थी। और उनके नजदीक पॉलिटिक्स इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज था। सिस्टम थ्योरी आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं कि इंटरडिपेंडेंटनेस इसमें बुनियादी चीज है कि किसी भी पहलू पे, किसी एक सेगमेंट पे कोई तब्दीली आती है तो वो तमाम सेगमेंट्स को मुतासर करती है। डेविड ईस्टन ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को 4 उस पर असूलों पे मुरतब किया। पहली बात उसने ये की कि कोई भी मुल्क है उसमें इनपुट यानी मुफादात, ख्वाहिशात, डिमांड्स मौजूद होती है, डिमांड्स मौजूद होती हैं। और कोई भी मुल्क जो है उसमें फैसला साजी का एक अमले जारिया मौजूद होता है जो कोई ना कोई कर रहा होता है। वो ज़मानो मकान की क़यूद से बिल्कुल बाहर होता है, वो कोई भी ज़माना हो और कोई भी इलाका हो, कोई भी रियासत हो, किसी भी इज़्म की बुनियाद पर रियासत हो, वहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है। तीसरा उसमें से इनपुट, आउटपुट जो है पॉलिसीज निकल रही होती हैं, फैसला हो रहे होते हैं। फिर उन फैसलों पर रद्द-ए-अमल भी मौजूद होता है, किसी न किसी शक्ल में फीडबैक उसमें मौजूद होता है। तो इसकी बुनियाद पर उन्होंने रखी, तो इनपुट, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट ये और फीडबैक, ये उनकी पूरी बुनियाद है जिनकी कंपैरिजन के जरिए से हम किसी भी सिस्टम का दूसरे सिस्टम से तकाबुल कर सकते हैं, किसी मुआशरे का दूसरे मुआशरे से, किसी सियासी निज़ाम का दूसरे सियासी निज़ाम से हम तकाबुल करते हैं। इसके दूसरे बड़े अहम जो इस थ्योरी के अलमबरदार हैं वो जैब्रिल एलमंड हैं, जो 1911 में पैदा हुए और 2002 में उन्होंने इंतकाल किया। उन्होंने उम्रें गुजार दी इस सब्जेक्ट को डेवलप करने में। तो इनकी बुनियाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और पॉलिटिकल कल्चर है। यानी पॉलिटिकल कल्चर से शुरू करते हैं और उसके बाद इनमें कंपैरिजन इसकी बुनियाद लेते हैं, इनको यार्डस्टिक बनाते हैं। तीसरे सिडनी वर्मा है, इन्होंने 1963 में किताब लिखी पॉलिटिकल, ये अपना पार्टिसिपेशन को इन्होंने बुनियाद बनाया कि जिस मुआशरे में शमूलियत जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, फैसला साजी के अमले जारिया में जहां शमूलियत ज्यादा होगी वो मुआशरे तरक्की की राह पर गामजन होंगे। तो ये हमारे 3 बड़े मुसन्निफीन हैं। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसने जो चीजें जो इसमें जो उससे बेहतरी पैदा हुई वो पहले नंबर पर तो ये हुआ कि जो इंट्रा गवर्नमेंट और इंट्रा स्टेट एक्टर्स थे, पॉलिटिकल कल्चर, एक्टर्स, फंक्शंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर असरअंदाज होने वाले दूसरे तमाम अवामल, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उनका अहाता किया गया, वो इसमें शामिल हो गए, जो सियासी अमल को जारी रखने, बनाने, उसको तरक्की देने में अहम रोल अदा करते हैं। फिर जो वेस्ट तक, ये मगरब तक महदूद था, ये अमल उससे निकलकर डेवलपिंग नेशंस और पूरी दुनिया में आ गया। और पॉलिटिकल कल्चर क्योंकि हर जगह मौजूद होता था और उन कल्चर्स के एनालिसिस जो है वो आना शुरू हो गए, जो रियासत के अंदर दूसरे, यानी पहले रियासतों और हुकूमतों का तकाबुल होता था, उसके बाद उसके निचले लेवल पे हम जाके पॉलिटिकल कल्चर्स का, पॉलिटिकल एक्टर्स का, पॉलिटिकल फंक्शंस का, इनका तकाबुल इसमें इसका अहाता किया। और उसके अलावा जो लीगलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये बाहर जो इदारे हैं जो फार्मर और लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आते, उनका अहाता भी इस मजमून में हुआ। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इसका फ्रेमवर्क या आउटलाइन हम किस तरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल स्टेट,
ہم انڈیویجول سٹیٹ جو پہلے ٹریڈیشنل اپروچ احاطہ نہیں کرتی تھی، انڈیویجول سٹیٹ کو بھی ہم کر سکتے ہیں اور پھر انڈیویجول سٹیٹ کے پورے اس عمل کو دوسرے سے ہم تقابل بھی کر لیتے ہیں، اچھی چیزیں کسی دوسرے جگہ پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو کمپیریٹو پالیٹکس میں ہے وہ انٹرسٹ ہے۔ ہر معاشرے میں جو انٹرسٹ، مفادات، خواہشات اور ڈیمانڈز موجود ہوتی ہیں، اور ان مفادات کو ایک خاص جہت دینے کے لیے ان کو اکٹھا کرنا، ان کو خاص جہت دینا، یہ عمل بھی ہوتا ہے انٹرسٹ اینڈ انٹرسٹ کنفیگریشن۔ ان کو آج کل ہم ان پٹ کہتے ہیں، ان پٹ فیکٹر کہتے ہیں، ان پٹ فنکشنز بھی کہتے ہیں، ان کا ہم احاطہ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آئیڈیالوجی اور پولیٹیکل کلچر، یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ آئیڈیالوجی خاص پولیٹیکل کلچر ہی سے جنم لیتی ہے، اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ آئیڈیالوجی ہی سے کوئی خاص سسٹم جنم لیتا ہے، اور اس خاص سسٹم سے ادارے دستور جنم لیتا ہے، اور اس دستور سے ہم اداروں کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں۔ تو آئیڈیالوجی، اب جو کسی ملک کا پولیٹیکل کلچر ہوگا وہیں سے آئیڈیالوجی جو ہے وہ ابھرے گی۔ مثلا امریکنز جو ہیں ان کے سیاسی کلچر میں جمہوریت رچی بسی ہوئی ہے، اور اسی لیے ان کی آئیڈیالوجی جمہوریت ہے، اور اپنی اس آئیڈیالوجی کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اپنے اس آئیڈیالوجی کو، جمہوریت کو فروغ دینے اور دوسرے ممالک میں نافذ کرنے کے لیے اور اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک طویل عرصہ تک ایز اے لیڈر آف ڈیموکریسی امریکہ نے جمہوریت کی جنگ لڑی، کولڈ وار کی شکل میں، اور آج بھی وہ اس جمہوری عمل کے لیے دوسرے ممالک میں ان کی مداخلت موجود ہے۔ تو اسی طرح، اور ان کی ترقی کا راز اس میں ہے۔ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ مذہب سے زیادہ ایسوسیٹڈ ہے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ مسلمان زیادہ ہیں، اور اسلام کا اپنا ایک خاص کلچر ہے، اپنی ایک خاص تہذیب ہے، معاشرہ ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ہماری تہذیب کے تمام سیاسی، معاشی، سماجی اداروں کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی انسٹیٹیوشن ہے۔ اسی طرح قوانین کے بارے میں ان کو ہدایات موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری آئیڈیالوجی اسلام پہ بنیاد کرتی ہے، اور اسی آئیڈیالوجی سے سسٹم، اور اسی آئیڈیالوجی سے دستور، اور اسی آئیڈیالوجی سے اداروں کے شگوفے پھوٹیں گے تو کامیابی اور کامرانی ہوگی، ورنہ یہ ناکامی کی طرف چلتا ہے۔ تو ہم پولیٹیکل سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کا پولیٹیکل کلچر کیا ہے، یہاں کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان میں کس قدر ارتباط ہے، ان میں کس قدر ہم آہنگی ہے، ان میں کس قدر کنیکشن ہے۔ جس قدر ان میں ہم آہنگی ہوگی اسی قدر سیاسی نظام جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہم گورنمنٹ پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اور ادارے دیکھتے ہیں۔ گورنمنٹ میں اس کا پولیٹیکل سٹرکچر اور اداروں کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں کمپیریٹو پولیٹکس کے تحت، کمپیریٹو پولیٹیکل اپروچ کے تحت پبلک، وہ ادارے، وہ حکومت، وہ سٹرکچر جس میں پبلک آفیشیل جو ہیں کسی ایک یا دوسرے طریقے سے منتخب ہو کر ڈیسیژن میکنگ باڈی میں آتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کیا ہے، اس پہ لوگوں کو اعتبار کتنا ہے، وہ لوگوں کے وہاں پہ انکلوسیو سوسائٹی بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا۔ ہم ان تمام چیزوں کا کمپیریٹو اپروچ کے ذریعے سے جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں اس میں فالٹ تو نہیں ہے، اگر اس میں کہیں نقص ہو تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ مثلا پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ، یہ گورنمنٹ کا سب سے ڈیسیژن میکنگ باڈی انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمنٹ اس وقت پاکستان کے لوگوں کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی۔ اس وقت اگر آپ اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس میں انڈسٹریلسٹ، ٹریڈرز اور دوسرے پولیٹیکل ایلیٹس ڈومینیٹ کرتے ہیں،
वो इस वक्त एक किस्म का नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहां पे उन लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है और जो अवामुन्नास है उनके मफादात वहां पे डिस्कस भी नहीं हो पाते। आप इसमें शुगर की, चीनी की आजकल बड़ी मशहूर है कि उन्होंने सब्सिडी दी। गंदम आपका देख लें, इसमें हुकूमती पॉलिसीज का बड़ा अमल दखल है कि जब जिम्मेदार के पास थी तो वो 1350 थी और उससे निकली है तो एक महीने के अंदर वो 2200 रुपए तक हो गई। इसमें हुकूमती वो जहां पर पॉलिसी मेकर जो हमारे बैठे हैं उनके मफादात आम लोगों से मुतसादिम हैं, जिसकी वजह से वो अपने मफादात को मैक्सिमाइज करने के लिए लोगों के मफादात को नजरअंदाज करते हैं। खा वो कोई हुकूमत हो, खा वो इस वक्त आपस में बड़े मुतसादिम है, नवाज लीग है, पीपल्स पार्टी है और पीटीआई है, ये बड़े मुतसादिम है नहीं। असल इदारा, असल मामला उस निज़ाम का है, उस इदारे की कंपोजिशन का है कि जो कोई भी आ जाए तो वहां पे डोमिनेंट जो क्लास है वो दूसरों के हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। हम इन चीजों का, निज़ाम का जायजा लेते हैं और उसके लिए कंपैरेटिव अप्रोच के जरिए उनको देते हैं। सिस्टम को हम इस हवाले से देखते हैं कि सिस्टम की कैपेसिटी क्या है। क्या सिस्टम में यह कैपेसिटी मौजूद है कि वो लोगों की ख्वाहिशात और लोगों के मफादात को पॉलिसीज में ट्रांसलेट करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है या नहीं। अगर सिस्टम लोगों के मफादात और ख्वाहिशात को पॉलिसीज में तब्दील करके जो मौजूद कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको दूर कर रहा हो तो बेहतर है। हम डेवलप्ड नेशंस में देखते हैं कि सिस्टम की एक कैपेसिटी मौजूद है। हमारे सिस्टम में, डेवलपिंग नेशंस में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है और इस कैपेसिटी को सिर्फ तहकीक के जरिए से किया जा सकता है और इसका पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास हल है जो ग्रास रूट लेवल और कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच के जरिए से दे सकते हैं। आम लोगों के पास हल नहीं। और हाँ, दूसरी इसमें आखिरी और दूसरी बात यह है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसको कोरिलेट करते हैं परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस से। हमारी जो तहकीक, कंपैरेटिव तहकीक अप्रोचेस के जरिए से जो हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस और परफॉर्मेंस जो है ये स्टेबिलिटी और कंसेंसस से मिली हुई है। अगर कंसेंसस होगा, सियासी रिस्पॉन्सिव होगा निज़ाम, परफॉर्मेंस उसकी जो है उससे लोग मुतमिन होंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, चीजों पे कंसेंसस होगा। तो ये इसमें कंपैरेटिव अप्रोच जो है इन यार्डस्टिक्स को डेविड ईस्टन का है, जेबरल एलमंड का है और इसी तरह रॉयसी मैक्रेडिस का, ये बहुत से हमारे पास यार्डस्टिक्स मौजूद हैं जो कंपैरेटिव स्टडी रिसर्च अप्रोच जो है उसमें उनको अप्लाई किया जाता है और उससे नताइज अखज़ किया जाता है। Thank you very much. If you have any question, you can ask. Thank you.